रिजर्वेशन को लेकर एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सरकार से जवाब मांगा है। याचिका ये है कि ओबीसी की तरह अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। ये याचिका उससे संबंधित है जिसमें आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले पूर्व चीफ जस्टिस यानी तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई ने यह कहा था कि क्रीमी लेयर SC ST के रिजर्वेशन में भी लागू होना चाहिए। उनका व्यक्तिगत विचार यही है। इससे पहले भी एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। हमारे साथ इस याचिका के याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं। अश्विनी जी, आपकी याचिका पिछली याचिकाओं से कैसे अलग है और जो जस्टिस गवई ने कहा था उसको किस तरह से पुष्ट कर? देखिए, हमने देश भर में इसमें आंकड़े दिए हैं कि कितने SC ST कैटेगरी के लोग सांसद विधायक मंत्री हो चुके हैं, कितने उसमें कलेक्टर कप्तान हो चुके हैं, कितने कमिश्नर हो चुके हैं, कितने सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच चुके हैं। कुछ एक ऐसे भी हैं जो उसी कैटेगरी के लोग राज्यपाल बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर बन चुके हैं। तो जिन लोगों को इस अपना मतलब जिनका इस तरीके का रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल चुका है उनको नहीं मिलना चाहिए। संविधान सभा में जब रिजर्वेशन पे चर्चा हो रही थी, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए रहेगा और केवल उनको मिलेगा जो जो एकदम गरीब है, दलित हैं, आदिवासी हैं, पीड़ित हैं, झुग्गी में रहते हैं, बिल्कुल जो पिछड़े पूरी तरीके से हैं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से हर तरीके से पिछड़े हुए हैं। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि एक ही एक परिवार में पता चला रिजर्वेशन के सहारे 8-8, 10-10 लोग, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई थानेदार बन गया, कोई तहसीलदार बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई कप्तान बन गया। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी अनेकों परिवार हैं जिसमें आज तक किसी को एक बार भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए मैंने PIL फाइल करके मांग किया है कि जिन परिवारों को एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल चुका है उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए जैसे OBC में क्रीमी लेयर सिस्टम है वैसे ही SC ST में भी क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए। जब तक इसमें क्रीमी लेयर सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया था वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक परिवार की बजाय एक पीढ़ी में किसी को मिला, मतलब एक पीढ़ी में, उसके बाद अगली पीढ़ी को ना मिले? क्योंकि परिवार अगर बड़ा 20 लोगों का परिवार, एक आदमी को नौकरी मिल गई तो बाकी लोग तो बड़े वंचित रह जाएंगे। नहीं, देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जो इसमें लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है, वो फादर को कंसीडर किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, फैक्ट्री चला रहा है, पेट्रोल पंप का मालिक है, बड़ा बिजनेस व्यापार कर रहा है, दुकान चला रहा है, शोरूम चला रहा है, तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ रिजर्वेशन के सहारे लोग IAS बने, बहुत दिन तक नौकरी किए, पुलिस में रहे, DM रहे, कलेक्टर रहे या IRS रहे, और उसके बाद वहाँ से इस्तीफा दिया, फिर रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के सांसद भी बन गए और अब उनके बच्चे भी रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये एक बार इसमें क्रीमी लेयर सिस्टम आ जाएगा तो जिन परिवारों को एक बार फ़ायदा मिल चुका है, अगर जिसके पिता थानेदार बन चुके हैं या तहसीलदार, कलेक्टर, कप्तान बन चुके हैं, कम से कम उनके बच्चों को फ़ायदा नहीं मिलेगा इसका, तो उनको मिलेगा जिनको आज तक कभी नहीं मिला। जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, जो झुग्गी में रहते हैं या जो लेबर मिस्त्री का काम कर रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें एक चीज़ आपको नहीं लगता कि लोग आपके उस पर सवाल उठाएंगे कि ये अगड़ी जाति के हैं? ऐसे में तत्कालीन उस समय के पूर्व चीफ जस्टिस गवई का जो बयान है, जो उनके विचार हैं, वो आपके लिए ढाल का काम करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने इस पर बहुत विस्तृत चर्चा किया और विस्तृत चर्चा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसने कहा कि जैसे OBC में क्रीमी लेयर है वैसे ही होना चाहिए। उस बेंच में जस्टिस गवई साहब थे। जस्टिस गवई साहब खुद SC ST कैटेगरी के हैं और उन्होंने ये कहा भी कि भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हो चुका हूँ, मेरे बच्चों को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। जस्टिस बालाकृष्णन साहब भी SC ST कम्युनिटी के थे, वो भी CJI बन चुके हैं। अलग अलग हाई कोर्टों में बहुत सारे SC ST कम्युनिटी के लोग जो है वो जज बन चुके हैं। या मैं जज तो छोड़िए, अगर कोई SC ST कम्युनिटी का व्यक्ति प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, डॉक्टर बना हुआ है, वकालत कर रहा है, कोई और भी प्राइवेट कोचिंग चला रहा है, अगर वो उसके ज़रिए एक अच्छा अमाउंट कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, जहाँ अपने बच्चों को पूरी वो वेल टू डू कर सकता है, फिर उसके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? केवल ऐसा नहीं केवल हाँ भाई सरकारी नौकरी मिल गई इसलिए उनको नहीं मिलना। जो व्यक्ति प्राइवेट भी काम कर रहा है लेकिन अच्छा, मान लो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, अगर महीने में 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जो घरों में काम कर रही हैं, डोमेस्टिक वर्कर का काम कर रही हैं, जो घरों के लोगों के खाना बना रही हैं, जो लोग कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, या जो साइकिल रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, जो कुली का काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये मामला इतना संवेदनशील है कि सरकार, जो भी पार्टी सरकार में होती है, वो इस मामले को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसा नायाब सा अवसर आया जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में नोटिस तो जारी किया, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये यंग लॉयर है, एक युवा लॉयर जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, वो अच्छे से पढ़ाई करे, उसका मनोबल बढ़ा रहे, उसका उत्साह बना रहे और पढ़ाई में उसका अनुराग रहे, इसलिए कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर रहा है। मामला चीफ जस्टिस की कोर्ट में था, जस्टिस जयमाल्या बागची चीफ जस्टिस के साथ बेंच में मौजूद थे। तो क्या है मामला? ये मामला दरअसल जो आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उसमें बदलाव को लेकर है। हमारे साथ युवा वकील नितिन उपाध्याय हैं। नितिन, आपकी याचिका किन किन चीज़ों पर फोकस करती है? मेरी याचिका कुल मिलाकर 3 चीज़ों पर है। एक तो जो आयुष डॉक्टर्स होते हैं, इनको अपना जो एडवर्टाइजमेंट है अपनी प्रैक्टिस का, वो करने का अवसर मिलता ही नहीं है। आजकल हम देख सकते हैं कि पतंजलि या फिर कोई और भी कंपनी है या फिर कोई और भी डॉक्टर्स हैं, तो ये बता ही नहीं सकते कि हम मोटापे का इलाज कर सकते हैं, फीवर्स तक का इलाज हम कर सकते हैं, ये भी नहीं बोल सकते। इवन उसको डायग्नोस कर सकते हैं, ये भी नहीं बोल सकते। तो उन सबको डायग्नोसिस का, ट्रीटमेंट का, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, इन सब का एडवर्टाइजमेंट करने का राइट ही नहीं है। दूसरी चीज़, इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जो बीमारियां हैं, फीवर्स का इलाज तो हर कोई कर सकता है, एक केमिस्ट भी कर सकता है, लेकिन वह एडवर्टाइज करने का जो राइट है वो दिया ही नहीं गया है। वो कर दें तो उनको नोटिस आ जाता है। वो एलोपैथी को राइट है या उसको भी नहीं है? एलोपैथिक को है, उनको एक्सेप्शन मिल रखा है सेक्शन 14 के अंदर, लेकिन नॉन एलोपैथिक किसी को राइट नहीं है। और ये एक्ट है 1954 का, आखिरी अमेंड हुआ था 1963 में। 1963 के बाद से इसका अमेंडमेंट ही नहीं हुआ है। जिस एक्ट का 70 साल से अमेंडमेंट ही नहीं हुआ है, क्या वो आज की डेट में सही है? यही सवाल मैंने कोर्ट से पूछा था। तो आपने क्या क्या बदलाव करने के कहा है कि एडवर्टीजमेंट का अधिकार मिले या कुछ और? एडवर्टीजमेंट का भी अधिकार मिले और एडवर्टीजमेंट के अंदर भी क्योर को छोड़ के सब कुछ करने का अधिकार मिले। इस एक्ट का जो एम है वो क्योर है ना, तो क्योर के अलावा डायग्नोसिस का तो अधिकार मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट का मिलना चाहिए, प्रिवेंशन, उसको रोकने का तो मिलना ही चाहिए। क्योर को छोड़ के बाकी सब तो मिले, वरना गवर्नमेंट के ऊपर है बाकी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा कि अभी आपका पढ़ाई का समय है, मन लगाकर पढ़ाई करो, पीआईएल करने के मौके बाद में बहुत आएंगे, सुयोग्य छात्र बनो पहले कानून। अब बात तो उनकी सही है, लेकिन ये पीआईएल फाइल मैंने पढ़ने के बाद ही करी है, तो पढ़ाई करूँगा और फिर पीआईएल्स भी करूँगा, तो देश का ही भला होगा, मेरा भी भला होगा। यानी ये अमेंडमेंट लगभग 1965 के बाद से अब तक, यानी आप 50 साल से ज़्यादा समय हो गया जिसमें बदलाव नहीं हुआ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन कानून अभी भी वहीं के वहीं है। तो लिहाजा इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, सरकार से जवाब मांगा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसमें बदलाव को लेकर कितने उत्साहित है और कितने उन्होंने कार्यक्रम बना रखे हैं, बदलाव को लेकर क्या उनकी योजना है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।